आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नगमा इरफान। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश असेंबली की तारीख में आज जुड़ा एक नया बाब। कानून साज असेंबली के मॉनसून इजलास में और असेंबली के दोनों ऐवानों में आज का पूरा दिन खातून अरकान के लिए रहा वक्फ। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से मथुरा में मेलावा देही तरक्याती नुमाइश का किया इफ्तिताह। कहा, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम है सरकार का हदफ। उत्तर प्रदेश समेत 11 रियासतों में NIA के छापेमारी की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को लिया गया हिरासत में। कैराना में 2 और सहारनपुर में 1 शख्स को लिया गया हिरासत में। और ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले में आइंदा समात 29 सितंबर को जिला अदालत में हिंदू फरीक के मुतालबे पर शिवलिंग और दीगर चीजों की कार्बन डेटिंग के लिए जारी की नोटिस। और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश असेंबली की तारीख में आज 22 सितंबर जुमेरात के दिन एक नए बाब की शुरुआत हो रही है। मौजूदा कानून साज असेंबली के मॉनसून इजलास का आज का दिन पूरी तरह से असेंबली के दोनों ऐवानों में खवातीन अरकान के लिए रिजर्व किया गया था। वजीर आला ने कानून साज असेंबली कानून साज काउंसिल के सभी खवातीन अरकान को एक खत और फोल्डर भेजकर खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरकार की जानिब से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के साथ दीगर कई स्कीमों की तफसीलात पेश की और इससे जुड़े मामलों पर बहस करने की अपील की। असेंबली हाउस के दोनों ऐवानों में सिर्फ खवातीन अरकान ही आज अपने मुद्दे उठाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसे मुल्क और रियासत में अपनी तरह का पहला तजुर्बा बताया है। इससे पहले असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि खातून अरकान को ऐवान में अपनी बात रखने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हिज़्ब मुखालिफ के लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि इस तरह की रवायत से एक नई शुरुआत होने जा रही है और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ऐवान में तक़वियत मिलेगी। आज जो ये देश का भी और सबका भी इस ओर आज ध्यान आकर्षण होगा कि आखिर महिला सदस्य क्या बोलना चाहती है, उनकी जिज्ञासा क्या है। प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के सम्मान के बारे में, प्रदेश के स्वावलंबन के बारे में, प्रदेश के भविष्य के बारे में, प्रदेश के वर्तमान के बारे में अगर इन सभी मुद्दों की ओर उनका सकारात्मक सुझाव आता है तो उस पर सरकार को कदम उठाने में भी मदद मिलेगी। और उस सकारात्मक भाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आपसे भी अपील होगी कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कोई बहन वहां बैठ करके सदन का संचालन कुछ देर के लिए ही सही कर सके तो मुझे लगता है एक माहौल और उस दौरान करें। और मुझे लगता है उनको आज नियमों के बंधन से मुक्त करिए। आज उनको केवल इस विषय पे बोलने दिया जाए। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर, जो योजनाएं जो अन्य उनसे जुड़ी हुई, उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी उन समस्याओं पर, और समय की भी बाध्यता ना हो। तो जितना बोलना चाहेंगे बोलें, दिन भर चले। पर दलगत राजनीति से ऊपर ये कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से, कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही हैं। और अगर हम NCRB का आंकड़ा देखें तो वहीं उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है वहीं इस सदन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब इस समाज में ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं कई बार केवल शहर का नाम ले दें तो हमें घटना वो याद आ जाती है। अगर हम हाथरस देखें या लखीमपुर अभी की घटना को देखें, ये बात मैं नहीं कहता हूं कि आज सरकार का विरोध करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। कई ऐसी भी घटनाएं जो हमारी सरकार में भी हुई, लेकिन जब सरकार और समाज और विपक्ष मिलकर के काम करता है तो इन समस्याओं को रोका भी जा सकता है और भविष्य में रिपीट नहीं हो सकता है।
उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के मॉनसून इजलास का आज चौथा दिन है। ये दिन खास है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश असेंबली में खवातीन ने बड़े ही जोश के साथ अपनी बात रखी। खवातीन अराकीन ने किसानों की आमदनी दुगनी करने, किसानों को कीड़े मार दवाई फराहम कराना, खेतों में बढ़ती फसल की लागत की कीमत में इजाफे जैसे मुद्दों को ऐवान में उठाया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मालियात व पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने खवातीन अराकीन के सवालों का जवाब दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐवान को बताया कि वजीर आजम की क़यादत में किसानों की आमदनी दुगनी करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के दौर में भले ही केमिकल पेस्टिसाइड की लागत बढ़ी है, लेकिन सरकार ने इस पर सब्सिडी भी बढ़ाई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार हमारे किसानों को कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में उपलब्ध कराएगी? इसमें प्रश्न मैं है? पूछना चाहती हूँ। सीधा सा एक सवाल है कि अगर ये जो लागत मूल्य माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उत्तर में जो आया, मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए जो उनकी लागत बढ़ रही है, क्या इस पर केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजेगी कि ये अपर्याप्त है और इसको बढ़ाया जाए? ये प्रश्न दो माननीय सदस्यों ने, महिला सदस्यों ने किए थे। एक वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीमती आराधना मिश्रा जी और एक पूजा जी हैं मेनगर से। और बहुत सामयिक प्रश्न भी है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इस कार्यक्रम को देश के अंदर प्रारंभ किया है, इसमें लागत को कम करना और आमदनी को बढ़ाना, ये तभी हो पाएगा और उसी दिशा में प्रयास भी किए गए हैं। और इसीलिए कोरोना कालखंड में केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के लागत भले ही ज्यादा बढ़ी हो, लेकिन भारत सरकार ने अपनी सब्सिडी को और बढ़ोतरी करते हुए अन्नदाता किसानों को राहत दी है। डीजल और पेट्रोल के दाम में आपने देखा होगा 2 बार वैट और एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया, काफी कम किया गया। एक समय डीजल के दाम 100 रुपये से ज्यादा पहुंच चुके थे, आज 89 रुपीस में है। पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर के दीपावली के एक दिन पहले इनमें 12-12 रुपये की कमी की थी और लगातार हम इसके बारे में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कीटनाशक दवाओं में सब्सिडी देती है, हालांकि ये मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन चूंकि पूछा है माननीय सदस्य ने तो हमने बता दिया। दूसरी बात मान्यवर, ये अपने आप में आप देख लें कि हमने जो भी हमारे पास जो कमीशन की रिपोर्ट आई, भारत सरकार ने उसको जो डिक्लेयर किया, उसके आधार के ऊपर अगर देख लें कि हम जो लागत मूल्य है मान्यवर, उससे ज़्यादा मूल्य हम कितना दे रहे हैं, ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे। जो आपने पूछा है उसी के संदर्भ में ये 22-23 का लागत मूल्य है पैडी का, धान का 1360 रुपया। ये अपने आप में, और हमने जो मूल्य घोषित किया है वो है 2040 रुपया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पैडी कॉमन है तो 1360 रुपया जब लागत मूल्य है, और इसमें जो भी हमने इसमें जो कमीशन है उसमें काफ़ी कुछ थ्रेश आउट करके उसका लागत मूल्य निकाला जाता है। यहाँ तक कि उस ज़मीन का किराया भी शामिल है जिस ज़मीन में फसल बोई जाती है। आपने डीजल के मूल्य और कास्ट बढ़ने की बात कही है मान्यवर, तो हम आपको माध्यम से पूरे सदन को एक जानकारी देना चाहते हैं कि 1 सितंबर का मूल्य है डीजल का मान्यवर। डीजल का जो हमारे ऊपर इस समय उत्तर प्रदेश में जो वैट है वो हम 1 लीटर पर 12 रुपये 76 पैसे ले रहे हैं, और डीजल का कुल मूल्य लखनऊ में 89 रुपीज़ 74 पैसा है। और जरा आज उन राज्यों का भी देख लें कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर
बाकी राज्यों की सरकार उन राज्यों को देखें। ये जानकारी हो गई, ये पूरे सदन सुनिए को- सुनिए उत्तर सुनिए। पूरे सदन को उत्तर ये सुनिए। जानकारी होना चाहिए। जानकारी सुनिए। आपने एक बात उठाई तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। सुनिए सुनिए। मैं कोई आरोप अरे नहीं लगा शांति रहा, से लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। हिज़्ब इख्तिलाफ की ख़वातीन अरकान ने आज कानून साज असेंबली में घरेलू खातून की मईशत और महंगाई पर सरकार से सवाल पूछा, जिसका जवाब वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दिया। आज पूरा देश और खासकर हमारा प्रदेश महंगाई के दंश से ग्रसित है। पूरे देश में लगभग हमारी जो महंगाई दर है वो 7.56% है और यूपी में इस देश की प्रतिशत से भी ऊपर 8.46% की महंगाई दर है। मैं एक गृहिणी हूँ अध्यक्ष जी, और सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर असर महंगाई का कहीं पड़ा है तो रसोई में पड़ा। पूरी अर्थव्यवस्था घर की चरमरा चुकी है। मैं आपसे मांग करती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कृपया इस पे चर्चा कराएं, इसको ग्राह्य करें। रसोई के लिए आप स्वयं ही कह रही हैं 1,70,00,000 महिलाओं को फ्री देने के बाद 12 सिलेंडर उनको लगातार एक साल में 200 रुपये सब्सिडी के साथ भी दिए जा रहे हैं। गरीब महिलाओं को जिनको वो दिए गए हैं उज्ज्वला कनेक्शन, उनको 12 सिलेंडर भी 200 रुपये सब्सिडी के साथ दिए जा रहे हैं। जैसे आपने सब्जी की बात कही, ये बहुत सी प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा के ऊपर भी होता है। कभी सब्जियां लग रही हैं, नदी में एक साथ गर्मी में पानी आ गया, सब्जियां बह गईं, तो उनका इसलिए सब्जी के भाव भी कभी सस्ते कभी महंगे इसलिए हो जाते हैं। असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें फख्र है कि आज खवातीन के जरिए अहम मुद्दों पर बहस की गई। उन्होंने कहा कि कई लोगों में ये गलतफहमी है कि खवातीन ऐवान में बहस नहीं कर सकती, जो इस ऐवान में खवातीन ने गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि झिझक सिर्फ खवातीन में ही नहीं बल्कि मर्द अराकीन में भी देखी गई है। उनकी कोशिश रहेगी कि जिन अराकीन ने ऐवान में अपनी बात पेश नहीं की है, उन्हें भी ऐवान में अपनी झिझक खत्म करने के लिए मौका दिया जाए। मेरे को कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं यहां पर होंगी। सबसे पहली बात, कुछ मिथक हैं, उनको हम सब लोगों को तोड़ना पड़ेगा। ये कहा जाने लगा कुछ माननीय महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा कि महिलाएं क्या चर्चा करेंगी, घंटे 2 घंटे में सब समाप्त हो जाएगा। मैं इस मिथक को यहां पर आज तोड़ते हुए देखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई सीमा नहीं है, तो मैं किसी भी सदस्य के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीमा अपने आप सब लोग बहुत सारे, जैसे यहाँ पर हमारी आदरणीय महिला सदस्य हैं जो बहुत अच्छा बोल सकती हैं, बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अभिव्यक्ति में नहीं कर सकते, लेकिन समाज में जिनका काम है इसी के कारण वो यहाँ पर चुन कर आई हूँ। विषय आज यहाँ पर जो एक सामान्य रूप से कहा जाता है कि झिझक सिर्फ महिला सदस्यों में नहीं है, झिझक पुरुष सदस्यों में भी होती है। मैं अगली बार इस बात के लिए प्रयास करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने, चाहे पुरुष सदस्य हो, महिलाओं को तो आज पूरा अवसर दूंगा, जिनको अवसर नहीं मिला मैं उनको भी लिस्ट बनाकर बोलने के लिए अवसर दूंगा, ये जो लोग नहीं बोले आज तक। तो नहीं, आप बहुत बोल चुके हैं। आज ये वाली उंगली आप मत करिए। आज व्यवस्था भी उठाना है तो हमारी बहनों को उठाने दीजिए। चलिए, मेरा एक निवेदन है कि क्योंकि इसमें कोई समानुपातिक मैं डिवीजन करने नहीं जा रहा हूं सदस्यों के हिसाब से, मेरा प्रयास होगा कि एक इधर की माननीय सदस्य बोलें, एक इधर की माननीय सदस्य बोलें। ऐसे मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा। उसमें सब लोग अपनी प्रभावी ढंग से, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज सवेरे बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की पूरी योजनाओं के बारे में बताया। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारी बातें जो सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने वो भी दिए।
ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के जरिए खवातीन के लिए मुकर्रर खुसूसी इजलास के बारे में कहा कि आज का दिन खास है। हमने यहाँ कई तब्दीलियाँ देखी हैं और खवातीन ने वक्त वक्त पर अहम ताउन फराहम किया है। मुल्क को पहली खातून वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने ही दिया है। उन्होंने खवातीन के खिलाफ जराइम का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खवातीन के मसाइल पर बहस के लिए पूरा सेशन भी कम है। खवातीन के मामलों के लिए सरकार, हिज़्ब मुखालिफ और मुआशरे को मिलकर काम करना होगा। अरुणा आसिफ अली, भीकाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अनेक नाम हैं, वीरांगना ऊदा देवी पासी, ऐसे तमाम नाम हैं, झलकारी बाई, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके योगदान से, जिनके प्रयासों से हमें उस आज़ादी की लड़ाई में और मजबूती मिली। वहीं जहां हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दी थी तो उत्तर प्रदेश ने दी। सुचेता कृपलानी के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश की वो बल्कि देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। और इसी के साथ साथ गवर्नर भी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ रह करके और उन्होंने पहचान अपने आप बनाई। जहां उन्हें नाइटिंगेल के ऑफ इंडिया बोला जाता, सरोजिनी नायडू, वो भी यहाँ के गवर्नर। जहां हम अपनी गिनती देखते हैं, यहाँ पर जो पहला सदन रहा होगा उसमें संख्या कम थी, लेकिन लगातार महिलाओं की उपस्थिति और संख्या बढ़ती चली आ रही है। और आज जिस सदन में हम लोग बैठे हैं उसमें लगभग सभी दलों को मिलाकर के 47 महिलाएं सदस्य हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दल ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस सदन में कैसे पहुंचें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। मथुरा जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव कमेटी की जानिब से मुनक्किदा मेलावा ग्राम तरक्याती नुमाइश का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली इफ्तिताह किया। इंसानियत के अलमबरदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में 4 रोज़ा महोत्सव का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने एक किसान मुज़ाकरे से भी खिताब किया। महोत्सव के दौरान रंगोली, दंगल, नुमाइश और रंगारंग जैसे प्रोग्राम भी मुनक्किद हो रहे हैं। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जिंदगी पर मबनी एक तहकीकी वर्कशॉप का भी इनेकाद हो रहा है। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि विगत 50 वर्षों से दीनदयाल धाम में यह कार्यक्रम चल रहा है और 50 वर्षों से ग्राम्य विकास को लेकर, खेती किसानी को लेकर, अन्नदाता किसानों की खुशहाली को लेकर के जो कुछ भी कार्य दीनदयाल धाम में आयोजित हुआ है, आज उसका देश के लिए एक नई प्रेरणा बना है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप और उनके संकल्पों के अनुरूप भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। तो वास्तव में इसके लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने के लिए हमें ग्राम्य विकास के साथ साथ खेती किसानी पर भी उसी मजबूती के साथ कार्य करना होगा जो विगत 8 साढ़े 8 वर्षों के अंदर आप सब ने देश के अंदर देखा है। खेती की लागत को कम करना और खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी पहली बार आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2018 से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना अन्नदाता किसानों को मिलता हुआ दिखाई दिया है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह ने मीटिंग की है। मीटिंग में एनएसए, दाखिला सेक्रेटरी, डीजी, एनआईए समेत दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इससे पहले कौमी जांच एजेंसी पीएफआई उससे जुड़े लिंक पर पूरे मुल्क में छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापे मारे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एनआईए ने 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज किए हैं जिसमें पीएफआई का लिंक मिला है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी एनआईए ने उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। मेरठ में पीएफआई एक्टिविस्ट की तलाश में एटीएस ने लिसाड़ी गेट, दहली गेट, नौचंदी इलाके में छापे मारे हैं। वहीं कैराना से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सहारनपुर से भी 1 शख्स को हिरासत में लिया गया है। मुख्तलिफ एजेंसियां तीनों से पूछगछ कर रही हैं। कैराना में एनआईए की टीम ने पीएफआई की कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें गांव मामूर से मौलाना साजिद को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की छापेमारी से पीएफआई के कारकुनान में खलबली मच गई है। बता दें कि आपको कि एनआईए, ईडी और रियासती पुलिस की मुश्तरका टीमों ने अब तक 11 रियासतों में कुल 106 पीएफआई अराकीन को गिरफ्तार किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 20, वहीं केरल से 22, एमपी से 4, महाराष्ट्र से 20 लोग शामिल हैं। पौंडीचेरी से 3, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 10 और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी में पूजा की इजाजत के सिलसिले में जिला अदालत ने आज सुनवाई की, जिसमें हिंदू फरीक की जानिब से दाखिल की गई अर्जी में कहा गया था कि कब्ल में सर्वे के दौरान जो शिवलिंग और दीगर चीजें पाई गई थीं उनके एएसआई के जरिए कार्बन डेटिंग की जाए। इस पर अदालत ने कार्बन डेटिंग के हिंदू फरीक की वकील की दरख्वास्त कबूल कर ली है और नोटिस जारी की गई है। साथ ही मुस्लिम फरीक से जवाब तलब किया है कि 29 तारीख को मामले की समाअत आइंदा होगी। इसके साथ ही जो 8 हफ्ते का वक्त मांगा था, अदालत ने उस वक्त को भी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में जिला अदालत की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई थी, इसलिए सुनवाई की कार्रवाई मुसलसल जारी रहेगी। तीसरे नुकात के तौर पर कई फरीकों ने इस मामले में फरीक बनने की दरख्वास्त की थी, जिसकी समाअत करते हुए अदालत ने दूसरे फरीक से उस पर एतराज तलब किया है। साथ ही 29 सितंबर को ही इन एतराजात पर समाअत करते हुए फैसला देने के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। उस पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने कहा उस पर हम आर्डर करेंगे और आर्डर 110 की जो दरख्वास्त पड़ी थी उस पर भी सुनवाई करेगी 29 तारीख को। और एक दरख्वास्त पड़ी है 20 नंबर 225 की तरफ से कार्बन डेटिंग के लिए, उस पर भी ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया है और 29/9/2022 तारीख पड़ी है सबका आपत्ति निस्तारण के लिए। जो हमने कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, माननीय न्यायालय ने उस पर नोटिस जारी किया है, मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है और उसके ऑर्डर्स के लिए, उस पर अपना डिसीजन के लिए, सुनवाई के लिए 29 तारीख लगाई गई है। पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था वो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ट्रायल को स्टे नहीं किया है, तो हम इस मैटर में आगे प्रोसीड करेंगे। तीसरी बात, जो इस केस में पक्षकार बनने की दरखास्त आई थी, कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए थे, हमने ऑब्जेक्शंस दाखिल कर दिए हैं और 29 तारीख उस सारी एप्लीकेशंस के निस्तारण के लिए लगाए। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये एक मुख्तसर वक्फा। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फतेहपुर में लंपी स्किन वायरस से गौवंश को बचाने के लिए महकमा मवेशी परवरी बेदारी प्रोग्राम चला रहा है। लंपी वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए गौशालाओं में गौवंश की टीकाकारी की जा रही है।
वेटरनरी हेल्थ अफसर डॉक्टर रामधर्म त्रिपाठी ने बताया कि गोवंश में लंपी स्किन वायरस तेजी से फैल रहा है। जिले की सभी गौशालाओं में टीम लगाकर टीकाकारी की जा रही है। फिलहाल अभी फतेहपुर जिले में इस वायरस का एक भी एक्टिव केस नहीं है। ये हमने अभी जो सरकारी गौशालाएं खुली हुई हैं, तो हमने जितनी भी गौशालाएं हैं उसमें 30 टीम गठित करके सारी गौशालाओं में हम पहले लगवा रहे हैं और गौशालाओं के अगल बगल के जो गांव हैं उनको लगा दे रहे हैं, जिससे हमारे जो गौवंश सरकारी गौशालाओं सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा जो बॉर्डर के गाँव हैं, जब 3 दिन ये हमारा कार्यक्रम इसमें चलेगा और इसके बाद जो बॉर्डर के गांव हैं जो गंगा या जमुना किनारे या इलाहाबाद बॉर्डर और इधर कानपुर बॉर्डर है, तो 2 किलोमीटर परिध के जितने भी गांव हैं, तो इसके बाद वहां पे वैक्सीनेशन शुरू होगा और 1 सप्ताह के अंदर ये पूरा कार्यक्रम हमारा वैक्सीनेशन का ख़त्म हो जाएगा। तो चारों तरफ एक ज़िले के चारों तरफ एक इम्यून बेल्ट बना दी जाएगी कि बाहर से कोई बीमारी ना आए और अंदर जो गौशालाएं में जानवर संरक्षित हैं उनको कर दिया जाएगा। इसके आगे अगर वैक्सीन मिलती है और दिशा निर्देश होता है तो फिर हम लोग इसका वैक्सीनेशन पूरे जिले में भी कर सकते हैं। बरेली में नगर निगम के जरिए चलाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक बस में ब्लास्ट होने से एक नौजवान की मौत हो गई। वहीं इसी दौरान 2 दीगर नौजवान जख्मी हुए। ब्लास्ट में जख्मी हुए लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब बस के एसी में नाइट्रोजन गैस भरी जा रही थी। यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक बस चार्जिंग स्टेशन पर पेश आया। जिला मजिस्ट्रेट शिवाकांत द्विवेदी ने जाए हादसे पर पहुंचकर हादसे की मालूमात हासिल की। उसके बारे में भी जो जानकारी मिल रही है वो चार्जिंग स्टेशन पर कंप्रेसर में कोई ब्लास्ट या कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और एक व्यक्ति के 2 लोग घायल बताए गए हैं और एक व्यक्ति को मृत बताया गया है। अभी इसकी हम लोग जाँच करा रहे हैं और देखते हैं कि क्या कारण था। कोई टेक्निकल रीजन ही रहा होगा इसके पीछे और नगर निगम के लोग इसकी जाँच कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, ऐसा मैं अपनी मीटिंग में था लेकिन धमाका हुआ और उसमें जो सामने आया है जो कंप्रेसर जिसमें गैस रिफिल की जा रही नाइट्रोजन गैस एसी के लिए, वो फट गया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश असेंबली की तारीख में आज जुड़ा एक नया बाब। कानून साज असेंबली के मॉनसून इजलास में और असेंबली के दोनों ऐवानों में आज का पूरा दिन खातून अरकान के लिए रहा वक्त। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से मथुरा में मेलावा देही तरक्याती नुमाइश का किया इफ्तिताह। कहा, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम है सरकार का हदफ। उत्तर प्रदेश समेत 11 रियासतों में NIA की छापेमारी की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को लिया गया हिरासत में, केरला में 2 और सहारनपुर में 1 शख्स को लिया गया हिरासत में। और ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी मामले में आइंदा समाअत 29 सितंबर को। जिला अदालत में हिंदू फरीक के मुतालबे पर शिवलिंग और दीगर चीजों की कार्बन डेटिंग के लिए जारी की नोटिस। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।